आयुषी चौधरी, हीर पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पंचोली, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, प्रेजेंट सर। हर्ष गामित, प्रेजेंट सर। टीशा रामी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, प्रेजेंट सर। चौधरी शुभने, करीना चौधरी, प्रेजेंट सर। वत्सल चौधरी, प्रेजेंट सर। कृषा बख्ता, प्रेजेंट सर। हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। धीरज, भुवनेश्वरी पावागढ़ी, पलक चौधरी, प्रेजेंट सर। दीप गामित, नंद पटेल, प्रेजेंट सर। धर्मेश, निसर्ग पंचाल, प्रेजेंट सर। कर्णवी चौधरी, ख्याति, प्रेजेंट सर। प्रियांक, शिव मिस्त्री, प्रेजेंट सर। हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, हर्ष वाघमारे, रित चौधरी, भावेश गामित, यश गांगुड़े, यश गांगुड़े, भावेश गामित, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया, प्रेजेंट सर। रिया परमार। चलो ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बताओ। एनीवन इज लेफ्टेड, लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्लास। यस, सबका हो गया? कौन रह गया जल्दी से बताओ बेटा। चौधरी शुभ नहीं, चौधरी शुभ नहीं, ओके डन। चलो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ऑफलाइन, कितने बच्चों ने ट्राई किया था? How many of you have tried the homework which I have given you offline? Yes? Yes, sir. ये कौन बोल रहा है? टिशा? Sir, we have sent it also. हाँ, ख्याति ने सेंड किया था, हीर पटेल ने भी किया था, टिशा का भी आया था। बाकी बच्चे क्यों नहीं भेज रहे? ये 3-4 स्टूडेंट्स ही भेजते हर बार, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे होमवर्क? ये बताओ पहले। Why are you not doing homework? मैंने आपको पहले ही बोला है, आपके क्रेडिट्स जुड़ते जा रहे हैं। जो होमवर्क सबमिट कर रहे हैं उनके क्रेडिट्स मैं इंक्रीज कर दूंगा, जो होमवर्क नहीं सबमिट करेंगे उनके क्रेडिट्स नहीं होंगे। फिर आप सबको होमवर्क करना है, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इससे आप लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इट्स नॉट फॉर मी, क्या मैं अपने लिए होमवर्क दे रहा हूँ?
इट इज़ फॉर यू ओनली ना, तो आपके बेनिफिट के लिए जब कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना है। आगे का लिखना बाकी है, उसके लिए नहीं लिख रहा है। आगे का क्या लिखना बाकी है? तो आगे चैप्टर चल गया वो थोड़ा बाकी है। आगे वो चैप्टर चल गया ना, उसका तो बाकी है, उसके लिए। तो कंप्लीट करो ना बेटा। कब करोगे? पूरा साल खत्म हो जाएगा फिर करोगे? हमारे क्लासेस कब से चल रहे हैं आपको पता है? कितने टाइम हो गया? 3 महीने होने वाले, 2 महीने तो कंप्लीट हो गए, तीसरा महीना चालू हो गया, 3rd मंथ इज गोइंग ऑन। अभी भी आपका यही एटीट्यूड रहेगा तो फिर ऐसे तो पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें कोई आउटपुट तो मिलेगा नहीं। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आप 10th क्लास में आ गए हो, कोई आप छोटे बच्चे तो हो नहीं 1st 2nd क्लास के जो मुझे आपको हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज़ करानी पड़े। इतने छोटे तो आप हो नहीं। इतने बड़े आप हो गए हो कि आप अपने लिए, अपने अच्छे के लिए सोच सकते हो। अगर आप अभी से ये एटीट्यूड शो करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम तो दोगे ना? ऐसा तो नहीं कि कोरोना की वजह से 10th क्लास का एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया। एग्जाम तो होगा। एग्जाम होगा तभी आगे जाओगे ना 11th क्लास में। तो जब एग्जाम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे परफॉर्म करोगे? चलो अब कल मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, वो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। जो होमवर्क करेंगे उनके डाउट्स मैं डिस्कस कर दूंगा। मेरे को ख्याति ने डाउट पूछा था। ख्याति आई है आज? Yes, sir. वेरी गुड। ख्याति कौन सा क्वेश्चन था? Question number 4. हाँ, यही वाला क्वेश्चन था क्या? शो दैट यू शुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm. Is this was the question? Yes, sir. ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल बहुत डिटेल में पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में, है ना? तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शो दैट यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस 6 ohm। हमें 6 ohm के 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं और इस तरह से कनेक्ट करने हैं कि हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? हमें रिजल्टेंट मिलेगा 9 ohm। तो कैसे कनेक्ट करोगे? ये 3 रेजिस्टर मैंने आपको दे दिए और बोला इनको आपको जैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में, पैरेलल में, जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगानी है लगाओ, लेकिन मुझे रिजल्टेंट ये ला के बताओ। हाउ विल यू डू? तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मैं इन दो को पैरेलल में कनेक्ट करूं, पहले वाले दो को, तो मुझे रिजल्टेंट कितना मिलेगा? देखो, अगर मैं पहले 2 रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करूं, अब यहाँ पे थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने पहले 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो लेट अस चेक व्हाट रिजल्टेंट वी आर गेटिंग। सो वापस आप इक्वेशन लगाओगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से आपको r कितना मिल जाएगा? 1/6 प्लस 1/6, व्हाट यू विल गेट? 3। तो यहाँ पे आपको इसका रिजल्टेंट मिल गया 3। अब मुझे नेट रिजल्टेंट क्या चाहिए? ये मेरा रिजल्टेंट सपोज करो 1 हो गया, तो मुझे ओवरऑल रिजल्टेंट कितना चाहिए? 9 ohm चाहिए। और मेरे पास एक रेजिस्टर और है अभी 6 ohm का, तो मैं 6 और 3 को कैसे कनेक्ट करूंगा कि मुझे 9 मिलेगा? बताओ।
सीरीज में करूँगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा दूंगा 6 ओम का। तो जब मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा नेट रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 6 ओम विच इज़ योर 9 ओम। इस तरह से आपको 9 ओम मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको रेजिस्टर्स दे दिए और आपको बोला गया कि कॉम्बिनेशन ऐसे करो कि आपका रिजल्टेंट ये 9 ओम आए या जो भी ओम आए, तो आपको सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। किसी भी दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगा के चेक करो कितना आ रहा है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है कि अगर हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए 4 ओम, तब हम क्या करेंगे। सेकेंड पार्ट भी बहुत अच्छा है। वापस हमको वही 3 रेजिस्टर पता है 6 ओम के। अब इनको ऐसे कनेक्ट करो कि आपको फाइनल जो रिजल्टेंट है वो कितना मिले, 4 ओम। इन तीनों का रिजल्टेंट आपको कितना मिलना चाहिए, 4 ओम। अब क्या करोगे, तो मैंने क्या किया, ये दो रेजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो दो रेजिस्टर्स को 6 ओम के सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो नेट क्या मिलेगा। मुझे लग रहा है खाली मैं एक ही जन को पढ़ा रहा हूं। 12 ओम मिलेगा, है ना। अब 12 ओम को अगर मैं तीसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दूं तब मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो देख ले, निकाल के देखते हैं। तो पहला जो हो गया आपका 12 ओम हो गया। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 4 ओम आ जाएगा ना। यहाँ से आपको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 ओम। सो इस तरह से आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर आपने सीरीज और पैरेलल अच्छे से समझ लिया है तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके चेक करो और अपने आंसर्स निकालो। और प्रैक्टिस से ही आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। इसलिए मैं जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप चीज़ों को भूल जाओगे। सो होमवर्क इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो सीरीज और पैरेलल के, अब सीरीज और पैरेलल सबको क्लियर हुआ या फिर अभी हमें और प्रैक्टिस आपको करानी है, बताओ। सीरीज और पैरेलल सबको क्लियर हो गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्या आप सॉल्व करके बताओगे मेरे को। ओके। एक क्वेश्चन देता हूं, खाली सॉल्व कर लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सपोज करो मैंने आपको एक सर्किट बनाई,
Find the equivalent resistance between points A and B. Find the equivalent resistance between points A and B. सपोज करो हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या किसी को आइडिया लगा कैसे सॉल्व करेंगे? नो नो सर, चलो ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन हमें दे दिया, तो हमें सीरीज और पैरेलल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका देखो करंट I जा रहा है और यहाँ पे आपका करंट I1 चला गया। सपोज करो यहाँ पे आपका करंट I2 चला गया, तो दोनों जगह पे करंट अलग अलग जा रहा है। तो जब करंट अलग अलग जाता है ना, जब आपका करंट अलग अलग जा रहा है तो उस पॉइंट पे क्या डिवाइड हो रहा है? यस देखो ये वाले रेजिस्टर में करंट कितना है मुझे ये बताओ। चलो ये 1 ओम के रेजिस्टर में करंट कितना है? अरे इसमें करंट कितना जा रहा है देख के बताओ ना। I1, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है? I1। तो ये दो किस में हो गए? ये दो रेजिस्टर किस में हो गए? करंट अगर सेम है, वेरी गुड, ये दो रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। अब इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। और इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। तो ये दो रेजिस्टर किस में हो गए? अब मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो गया? 2 ओम, और नीचे वाला भी कितना हो गया? 2 ओम। सो आई विल रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। दिस इज योर पॉइंट ए। ऊपर वाला रेजिस्टर आपका हो गया 2 ओम और नीचे वाला रेजिस्टर भी कितना हो गया? 2 ओम। तो 2 ओम और 2 ओम किस में हो गए बताओ? पैरेलल में हो गए। तो क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सो रिजल्टेंट क्या होगा? 2 ओम और 2 ओम का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या होगा? 1 ओम। सो आवर आंसर विल बी 1 ओम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। समझ आया? यस सर। तो आपको सबसे पहले देखना है सर्किट में कि करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है दोनों रेजिस्टर में तो सीरीज में है, अगर नहीं है तो वो दो पैरेलल में। ठीक है, चलो अब इतना अगर पार्ट आपको क्लियर है तो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक which is heating effect of electric current. Yes, Sir, you will send the recording, right? हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तब आप लोग नोट्स बना लेना अच्छे से। अभी खाली आप समझ लो, क्योंकि फिर लिखने को टाइम दूंगा तो बहुत सारा टाइम हमारा क्लास ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप लोग क्या करना, रिकॉर्डिंग में से नोट्स बना लेना बेटा, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, अभी आप खाली समझते जाओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे आप क्या समझते हो बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी स्विच ऑन करते हो अपने घर पे, और सपोज करो मैंने स्विच ऑन करके कोई बल्ब जलाया, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो बल्ब गर्म हो जाता है। यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट जनरेट होती है इसीलिए। हाँ, हीट जनरेट क्यों होती है?
इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके वजह से वो हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोका जाता है, रेजिस्ट किया जाता है, तब हीट जनरेट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो बल्ब होता है वो एक रेजिस्टर की तरह काम करता है। सो जब भी आप करंट पास करते हो बल्ब में तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने देता, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसके लिए बैरियर बन जाता है, दुश्मन बन जाता है उसका। और जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का कोई दुश्मन बन जाता है तो उस पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, बल्ब का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। आपके टोस्टर की अगर बात करूं जिसमें आप सैंडविच बनाते हो, गर्मा गर्म सैंडविच आप खाते हो, तो टोस्टर भी आपका इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो सो टोस्टर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर। सो वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। ठीक है, so first concept in this that in heating effect of electric current always remember that your electric energy will be converted into heat energy. Electric energy will be converted into heat energy. ऑल्सो वी नो दैट अगर मैं कोई मेटेलिक कंडक्टर लूँ, सपोज करो, है ना, अगर मैंने कोई मेटेलिक कंडक्टर लिया और उसमें मैंने पास किया, अब बड़े ध्यान से सुनना, सपोज करो मैंने कोई मेटेलिक कंडक्टर लिया, दिस इज अवर मेटेलिक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब करंट कहां से फ्लो करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट एंड दिस विल बी योर कंडक्टर। और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेंगे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेरी गुड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। ठीक है, और हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि सपोज करो इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W अपॉन Q। ये हम पढ़ चुके। सो मैं इस इक्वेशन से W को क्या लिख सकता हूं? V इंटू Q। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ। Yes. अच्छा, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आपने एक चीज और पढ़ी है कि करंट इज डिफाइंड एज, अगर इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, सो करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। सो यहां से मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब ये वाली वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, सो देखो मुझे क्या मिलेगा। आई विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, है ना। और ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड सो जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम करंट पास करते हैं
आपने देखा होगा बल्ब में कौन सा मेटल यूज करते हैं हम, बल्ब के अंदर जो एक वायर हिलता रहता है, आपने देखा होगा वो कौन से मेटल से बना होता है? कॉपर। टंगस्टन से, है ना, टंगस्टन से। सो जो बल्ब के अंदर का फिलामेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच इज ऑल्सो अ मेटेलिक वायर। टंगस्टन इज ऑल्सो अ मेटल, है ना। सो मेटल है तो वो कंडक्टर तो होगा ही होगा, है ना। सो जब भी हम किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो उसमें जो भी वर्क प्रोड्यूस होता है वो वर्क किसके बराबर होता है? हीट जनरेटेड के बराबर। द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताओ ओम्स लॉ से V को क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू I इंटू R। वेरी गुड। सो अगर मैं V की जगह पे IR पुट करूंगा सो मुझे एक नया फॉर्म मिल जाएगा वर्क डन का। वर्क डन हमने क्या निकाला था? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। अब V की जगह पे आप पुट करो IR, सो यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, and this work done will be equal to amount of heat generated inside the conductor. This work done is equal to amount of heat generated inside the conductor. ठीक है। यस। सो इसी को हम बोलते हैं, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है? देखो कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सर नीतल पंचल ने कुछ कमेंट किया है। हाँ बेटा, नीतल ने कुछ कमेंट किया। क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेटा जोर से बोलो ना। सर निसर्ग पंचाल ने कुछ कमेंट किया है। निसर्ग पंचाल ने कमेंट किया है, सर आई एम निसर्ग, माई लैपटॉप्स बैटरी इज अबाउट टू डेड, कैन आई लीव द मीटिंग? बेटा रात को चार्ज करके रखना चाहिए ना। गेम खेलते वक्त आपका बैटरी कभी डाउन होती है क्या? पढ़ाई के वक्त सब बैटरी डाउन हो जाती है तुम लोगों की, है? सर हम कभी नहीं होती हंजर। अभी पबजी खेलने को बोलो तो इनकी बैटरी फटाफट चार्ज हो जाती है, और पढ़ाई करने को बोलो हंजर लाइट नहीं आती। लाइट नहीं आती। चलो आज तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। हाँ सर। पढ़ाई के टाइम पे ऐसे कोई बहाने मत मारा करो। लाइट नहीं आती, ये नहीं आतू, ये नहीं आतू, दुनिया भर के बहाने होते तुम लोगों के पास। चलो, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। Joule's law of heating says that the amount of heat generated is directly proportional to current square. It is also directly proportional to resistance of the conductor, and it is also directly proportional to the time for which the electric current flows through the conductor. ठीक है, जितने ज़्यादा टाइम करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, सबको पता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। सो ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं।
अगर मैं जूल्स लॉ की बात करूं, सो जूल्स लॉ के बेसिस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आप देखते हो, पहला एग्जांपल, आपके घर में आप रोज कपड़े प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में यही होता है, जैसे ही आप उसको प्लग से कनेक्ट करते हो तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो आपके कपड़े आप प्रेस कर लेते हो। ठीक है। सेकेंड प्रैक्टिकल एग्जांपल इज योर इलेक्ट्रिक हीटर। कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया है? यस सर, किया है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है आपको पता है? आपने हीटिंग रॉड्स भी देखी होगी जो पानी को गर्म करने में यूज होती है सर्दियों में, है ना। रॉड्स का भी यही प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रिक गीजर में भी यही प्रिंसिपल होता है। फिर अगर मैं आपकी बात करूं, इलेक्ट्रिक हीटर जो आपने यूज़ किया है, हाँ, हम रूम को गर्म करने के लिए भी, जिस एरियाज़ में बहुत ठंडी पड़ती है ना, जैसे शिमला आप चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, तो वहाँ पे वो लोग रूम्स के अंदर ना इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं जिससे रूम को गर्म कर सके, है ना। ज़्यादा ठंडी होती है ना वहाँ पे, तो बहुत ठंडी होती है। सो इलेक्ट्रिक हीटर की हेल्प से वो लोग रूम को गर्म करके रखते हैं, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर भी अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें इस तरह की कुछ कॉइल्स होती हैं। इलेक्ट्रिक हीटर अगर आपने देखा होगा, सो इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक हीटर होता है, और उसमें ना बहुत सारी कॉइलिंग लगी होती है, अंदर बहुत सारी कॉइल्स लगी होती है, ऐसी ऐसी लिपटी होती है कॉइल्स। और जब आप इसको प्लग से कनेक्ट करते हो स्विच बोर्ड में, तो ये सारी जो कॉइल्स होती है अंदर की, ये रेड हॉट हो जाती है। जितनी कॉइल्स है ये रेड हो जाती है, एकदम रेड भी हो जाती है और हॉट भी हो जाती है। अब जैसे ये रेड हॉट हो जाती है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट फ्लो कर रहा है, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। और जैसे ही हीट यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी सराउंडिंग की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर बहुत सर्दी वाला एरिया है और आपके यहाँ पे टेम्परेचर सपोज करो -5 डिग्री चला जाता है, कि रहना मुश्किल हो जाता है कश्मीर में, तो आप इलेक्ट्रिक हीटर ऑन कर दो तो ये आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ करके कम से कम 15 से 20 डिग्री तक ले आएगा। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, these all are the practical examples in which you can apply the Joule's law of heating. अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब में भी ऐसा ही होता है। बल्ब में क्या होता है, अगर आप बल्ब को बड़े ध्यान से देखो, सो बल्ब में भी ये फिलामेंट लगी होती है। बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है और वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगर आप बड़े ध्यान से बल्ब को ऑब्जर्व करोगे तो वो फिलामेंट अंदर का बहुत गर्म हो जाता है। ये बल्ब जो आपका होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है अंदर, यहाँ पे एक फिलामेंट लगी होती है। ये फिलामेंट जो होती है यहाँ पे, ये मेटल की होती है, और जैसे ही इसमें करंट पास होता है तो यहाँ पे ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है। तो जब रेजिस्ट करती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये वाला जो पार्ट होता है ना बल्ब का, सबसे पहले ये वाला पार्ट गर्म होता है। जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है सबसे पहले वो रेड हॉट हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो उसकी हीट जो होती है वो आपकी ग्लास की सराउंडिंग पे भी आ जाती है। ठीक है। इस तरह से फिर जब आप इसको टच करते हो तो आपको बहुत गर्म लगता है। लेकिन पहले तो आपका अंदर का जो मेटेलिक पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। सो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। तो बल्ब का ग्लो भी इसलिए होता है
तो हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सके, है ना। और लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो गैसेस यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर, इसके अंदर जो गैस यूज़ होती है वो नाइट्रोजन और एर्गन को यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन और एर्गन गैस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव गैस। अब ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी तो आपका जो टंगस्टन का मेटल है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका चल पाएगा, है ना। टंगस्टन का जो मेटल है वो आपका लॉन्ग लाइफ तक चल पाएगा, इसलिए हम इसके अंदर नाइट्रोजन और एर्गन जैसी गैसेस को यूज़ करते हैं जिससे आपकी बल्ब की लाइफ को इंक्रीज़ कर सके, है ना, बल्ब की लाइफ को इंक्रीज़ कर सके। दैट्स वाई वी यूज़ नाइट्रोजन एंड एर्गन गैस इन दिस बल्ब। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने निकाल भी ली। अब हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो पावर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। सो पावर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने कितना वर्क किया और उस वर्क को करने में मुझे कितना टाइम लगा, वो होता है पावर। अभी मैंने ऊपर वर्क डन निकाला था, कितना निकाला था बताओ? अभी हमने ऊपर वर्क डन कैलकुलेट किया था ना इलेक्ट्रिक कंडक्टर का। कितना वर्क डन आया था हमारा? I²R इंटू टी, और यू कैन ऑल्सो राइट V इंटू I इंटू टी। अरे भाई सबको आवाज आ रही है ना? Yes sir. यस सर। तो वर्क डन को जब मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। सो वर्क डन का वैल्यू हमने कितना निकाला था? V इंटू I इंटू टी। इफ यू डिवाइड दिस वर्क डन with time you will get your power. So t से t कैंसिल हो गया तो आपका पावर कितना आ गया? v इंटू आई। सो v की जगह पे IR पुट करोगे, सो यू विल गेट द पावर I²R। और जब आप I की जगह पे V अपॉन R पुट करोगे, इफ यू पुट I इज इक्वल टू V अपॉन R, you will get another equation of power which is V² upon R. These are three different equations to calculate the power. यहाँ तक सबको समझ आया? Yes sir. अच्छा, पावर की यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो वर्क डन का यूनिट क्या होता है बताओ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? Joule. वेरी गुड, जूल। सो पावर का यूनिट क्या होगा? पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? Seconds. सेकेंड। तो पावर का यूनिट होगा जूल पर सेकेंड। एंड जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट। तो जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनकी क्या लगेगी? वॉट। वॉट। ठीक है। तो पावर तो मैंने आपको पढ़ा दिया आज। अब जो लोग मेरे को होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तो मैं वॉट लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती है जैसे कि किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलो का मतलब क्या होता है? इंटू 1000। हाँ, इंटू 1000 मीन्स 10 की पावर 3 वॉट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6. वेरी गुड। गीगा का मतलब 10⁹ 10 की पावर 9। वेरी गुड। सो इस तरह के यूनिट्स हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपको सारे यूनिट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है।
सो अब पावर की डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, और फिर इस चैप्टर को मेरे ख्याल से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आने वाली नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। वी विल ऑल्सो डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। ओके सर। अच्छा, अभी आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे होता है? 1 o'clock। 1 o'clock ना? हाँ, तो हम मतलब ये 10 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना? यस सर। है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। पक्का? नो। पक्का। चलो फिर मैं आपको डेफिनेशंस आज लिखा देता हूँ ताकि ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना? सो इलेक्ट्रिक पावर की कैसी डेफिनेशन है देखो। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज, आप लोग खुद बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? सर कैन आई? हाँ बताओ। Electric power is when 1 joule work is done in 1 second is known as 1 watt. That is electric power. वो तो 1 वॉट की डेफिनेशन हो गई ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक पावर थोड़ी हुआ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। आपने जो बताया दैट इज 1 वॉट विच इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इट इज नोन एज 1 वॉट, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रिक पावर। Okay, sir. Let me try. Okay. The rate of doing work in particular time in unit time is called power. वेरी गुड, हाँ ये करेक्ट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ यूनिट टाइम, दैट इज योर पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी कौन सी जा रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जा रही है वहां पे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड per unit time। सपोज करो मेरे पास 2 मटेरियल्स है। दिस इज मटेरियल A and this is material B. If this material consumes 5 joules or you can say 50 joules of electric energy in 2 seconds, and this material B consumes 50 joules of electric energy in 4 seconds, बताओ किसका पावर ज्यादा हो? A का। क्यों? ए का पावर क्यों ज्यादा हो? अरे पावर की डेफिनेशन से जाओ ना। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? 50 जूल्स। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। तो पावर कितनी हो गई? 25 वॉट। इसका वर्क डन कितना है? 50 जूल्स। टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। तो पावर कितनी हो गई? 12.5 वॉट। सो किसकी पावर ज्यादा हुई? ए की ज्यादा हुई ना बी से। जबकि अगर मैं दोनों के वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन किसका ज्यादा है? हाँ, वर्क डन दोनों का सेम है।
So I can say that work done of A is equal to work done of B, but power of A is greater than power of B. So पावर का वर्क डन से कोई कंसर्न नहीं है. वर्क डन तो दोनों ने कितना किया, 50 जूल्स किया. इसने भी कितना किया, 50 जूल्स किया. ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है. सपोज करो दो स्टूडेंट है, दिस इज स्टूडेंट ए एंड दिस इज स्टूडेंट बी. सो ये स्टूडेंट ए जो है वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, 4 सब्जेक्ट कवर कर लेता है इन 4 आवर्स. और स्टूडेंट बी जो है वो एक ही सब्जेक्ट कवर करता है इन 4 आवर्स. बताओ किसका पावर ज्यादा है, किसकी एबिलिटी ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है? एक ही ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर रहा है ना. अगर मैं सपोज करूं सब्जेक्ट्स दोनों के सेम रखूं, ये भी 4 सब्जेक्ट्स कवर करता है और ये भी 4 सब्जेक्ट्स कवर करता है, बट ये कवर करता है 1 घंटे में और ये कवर करता है आधे घंटे में. अब किसका पावर ज्यादा है? स्टूडेंट हैं? बी का. क्यों बी का ज्यादा है? बिकॉज़ स्टूडेंट ने लेस आवर में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ लिए. हाँ, उसने लेस आवर में सब्जेक्ट तो सेम ही किए दोनों ने. इसने भी 4 सब्जेक्ट किए, इसने भी कितने किए? 4 सब्जेक्ट. तो दोनों का वर्क डन तो सेम है. ए ने जितना काम किया उतना काम बी ने भी किया, लेकिन बी ने जल्दी कर लिया. बी ने जल्दी कर लिया, इसलिए उसका पावर ज्यादा है, उसका स्टेमिना ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा काम किया. इसका पावर कम है, इसलिए इसने कम काम किया. मतलब काम तो सेम ही किया, वही सेम काम इसने ज्यादा टाइम में किया और वही सेम काम इसने कम टाइम में किया. अब सपोज करो आपको मैं बोलूं कुएं से पानी निकाल के लाओ, या बाल्टी में से पानी निकाल के लाओ, तो आपने एक बाल्टी ली और उस बाल्टी में से पानी निकालने लगे. तो इस बाल्टी में से जब आप पानी निकालोगे तो सपोज करो आपने 10 बाल्टी पानी निकाली 1 घंटे में, और यहाँ पे दूसरा पर्सन है उसने भी 10 बाल्टी निकाली, लेकिन उसने टाइम कितना लिया? 20 मिनट्स. तो किसका पावर ज्यादा हुआ? बी का ज्यादा हुआ. अगर वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन किसका ज्यादा है? इक्वल है. वर्क डन दोनों का बिल्कुल सेम है. सो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो पावर की बात करते हैं वो हम स्टेमिना की बात करते हैं, बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर हम कैसे मेजर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी ज़्यादा कंज्यूम हुई इन अ यूनिट टाइम, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर, है ना. कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम में, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर, है ना. जितनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, और अगर जितने कम टाइम में कंज्यूम करेगा तो भी उसका पावर ज़्यादा होगा, है ना. समझ आया?
सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? अभी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बहुत बातें कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? Yes, who will tell? Sir, I think electric energy means the energy produced by the electrons. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. अभी देखो, हमने अभी अभी सर्किट की बात करी कि हमारे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है. जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना. सो बैटरी क्या करता है? बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. आई कैन से दैट बैटरी इज योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो बैटरी ही ऐसा सोर्स है जो एनर्जी देता है जिससे हमारी सर्किट में करंट का फ्लो बना रहता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऐसे डिफाइन करोगे, द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना वर्क करेगा कि हमारा करंट में सर्किट आई बना रहेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. चलो वेरी गुड. अब मैं फिर क्लास को यहीं पे आज एंड कर रहा हूँ और आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लास में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय.